तो दोस्तों, जो लोग भी अभी उत्तराखंड या हिमाचल जाने का प्लान कर रहे हैं ना, स्पेशली अपनी बाइक से या टू व्हीलर से, और आप सोच रहे हैं कि रात के टाइम आप हिमाचल या पहाड़ों के बीच में राइड करेंगे या किसी और स्टेट में लाइक उत्तराखंड, असम, इनके पहाड़ों में राइड करेंगे, तो यार ये स्टोरी स्किप कर दो। क्योंकि आज जो मैं तुम्हें घटना बताने जा रहा हूँ वो एक उत्तर प्रदेश के लड़के के साथ हुई। आज जो घटना मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उससे पहले बस एक सीन इमेजिन करो अपने दिमाग में। तुम यूपी के एक गांव में रहते हो, वहीं घर है तुम्हारा, वहीं पले बड़े हो, गांव से बाहर ही नहीं गए, तुम्हारा पूरा जीवन उसी गांव में गुजरा है। आसपास का शहर थोड़ा बहुत घुमा है तुमने, और पहली बार तुम्हें मौका मिलता है हिमाचल के पहाड़ देखने का। तुम दिल्ली जाते हो, वहाँ कश्मीरी गेट से हिमाचल रोडवेज़ की बस लेते हो और बस में बैठकर शिमला के लिए निकल जाते हो। टोटल 10 से 12 घंटे की जर्नी है। तुम सुबह बैठते हो, सुबह 10-11 बजे और रात के 11 बजे तक शिमला पहुंच जाते हो। बस जो मैं बोल रहा हूँ ना उसे इमेजिन करो। तुम बस में बैठे हो, बहुत सारे पैसेंजर हैं, 100-120 पैसेंजर हैं उस बस में। और इस टाइम जब तुम दिल्ली के कश्मीरी गेट से बस बोर्ड कर रहे हो ना, तब पूरी भीड़ भाड़ है, पूरा ट्रैफिक है, लोग हैं, सब कुछ है। तुम बस में बैठ के आगे बढ़ने लगते हो। दोपहर होती है, फिर शाम होती है, और शाम होते होते बस जो है प्लेन वाले एरिया छोड़कर पहाड़ों में राइड करने लगती है। धीरे धीरे शाम ढलती है, अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है और तुम देखते हो कि जहाँ तुम बैठे हो बस के अंदर उस जो पैसेंजर्स होते हैं वो उतरने स्टार्ट हो जाते हैं। बस आगे बढ़ती है, लेकिन शिमला अभी भी 2-2.5 घंटे की दूरी पर है। बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, बस बिल्कुल घने जंगल के बीच से ट्रैवल कर रही हैं। एक साइड में पहाड़ है और दूसरी साइड खाई है, और सिर्फ 10 से 12 लोग ही बचे हैं अब पैसेंजर्स। तुम उनमें से एक हो। तुम लोगों के अलावा बस का कंडक्टर है और उसका एक ड्राइवर है। इसी बीच रात के 10 बजे के आसपास बस जो है अचानक रुक जाती है। अब कंडक्टर उतरकर क्या करता है, देखता है कि क्या हुआ। आखिर वो देखता है कि बस के इंजन में कुछ खराबी है और इसको बनाने में टाइम लगेगा 2-2.5 घंटे। अब तुम्हारे आसपास 10 से 12 लोग हैं पैसेंजर जो तुम्हारे साथ हैं। इस टाइम तुम्हें थोड़ा डर लगेगा क्योंकि जंगल का इलाका है, पूरा एकदम अंधेरा हुआ पड़ा है, जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, तुम्हें थोड़ा सा डर भी लगेगा। पर तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि यार 10-12 लोग हैं, ड्राइवर है, कंडक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ होता है तो हम साथ में फेस कर लेंगे। तुम थोड़ा निश्चित हो जाते हो। पर यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। सोचो, तुम इस बस की जगह अकेले अपनी मोटरसाइकिल पर हो और तुम्हारे साथ कुछ ऐसा सीन हो जाता है कि तुम्हारी मोटरसाइकिल इस जंगल के बीच ख़राब पड़ गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं है और तुम देखते हो कि दूर से एक 7 फुट का आदमी सर पर जो है वो एक कंबल जैसे ओढ़े हुए हैं तुम्हारी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तुम्हारी पूरी लोडेड मोटरसाइकिल है, सामान है, कैंपिंग का टेंट वगैरह है, सब रखा हुआ है। उस टाइम क्या करोगे भाई? गूज़बम्स आ रहे हैं मेरे, सही बता रहा हूँ। कुछ ऐसा ही होता है आगरा के रहने वाले राहुल के साथ। राहुल का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ, फिर हम कहानी में आगे बढ़ेंगे। तो जो राहुल है वो बेंगलुरु की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। बेसिकली वो आगरा का रहने वाला है और बेंगलुरु में उसकी पोस्टिंग थी। फिर अचानक लॉकडाउन हो जाता है, बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ चली गई और जो कंपनीज़ रिमोटली ऑपरेट कर सकती थी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि ठीक है, तुम अपने अपने घर जाओ, वहाँ से काम करो, वर्क फ्रॉम होम कर लो। राहुल भी वर्क फ्रॉम होम लेके वापस आगरा आ जाता है। अब राहुल जहाँ जॉब करता था उसी मल्टीनेशनल कंपनी में वहाँ पर एक और लड़की थी, श्रेया। श्रेया को भी वर्क फ्रॉम होम मिला था और वो थी नरकंडा की। नरकंडा एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, बहुत ही प्यारा सा हिल स्टेशन है जो शिमला से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रेया नरकंडा की रहने वाली थी, तो वो वापस नरकंडा चली जाती हैं और वहाँ से वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। अब राहुल और श्रेया जो हैं एक ही टीम में थे उस कंपनी में और इनके बीच अच्छी दोस्ती भी थी। राहुल जो लड़का था इसको बहुत शौक़ था मोटरसाइकिल चलाने का। इसको जब भी टाइम मिलता था ना, ये वीकेंड पे अपनी बाइक उठाता, मतलब आसपास की जगह एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता था। 1-2 बार राहुल अपने पेरेंट्स के साथ उत्तराखंड का जो मसूरी है हिल स्टेशन, वहाँ पर घूमने आया था, पर वो बहुत छोटे में था। हाल फिलहाल में उसने कोई भी पहाड़ नहीं देखे थे और उसको पहाड़ के अंदर बाइक चलाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इस भाई ने अभी तक सिर्फ प्लेन्स में ही राइडिंग की थी। अब ऐसे ही एक दिन श्रेया से बात करते करते इनका प्लान बनता है मिलने का। राहुल बोलता है कि यार मैं ना बाइक से आता हूँ हिमाचल घूमने, तो घुमाएगी क्या मेरे को? श्रेया बोलती है हाँ बिल्कुल मैं घुमाऊंगी, आ जाओ। अब श्रेया से मिलने का जो ख्याल था ये सोचकर भाई के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। ये अपने लीव प्लान करता है, देखता है कि वीकेंड पड़ रहा है, फिर उसके बाद 1-2 छुट्टियां हैं ऑफिस की वो पड़ रही हैं, तो ये क्या करता है थोड़ा प्लान करके 1 वीक की पूरी छुट्टी ले लेता है और सोचता है कि चलो घूम के आते हैं शिमला, अपनी राइड भी हो जाएगी पहाड़ों में और मैं श्रेया से मिल भी लूँगा। अब राहुल के पास उस टाइम बुलेट गाड़ी थी। ये क्या करता है अपना सब कुछ बैग पैक करता है और साथ में ये टेंट भी रखता है अपने। ये सोचता है कि थोड़ा सा कहीं पे रुक के जहाँ मौका मिलेगा ना मैं कैंपिंग भी करूँगा। ये सब मन में ख्याली पुलाव बना के राहुल आगरा से निकल जाता है शिमला के लिए।
अब शिमला से इसको फिर नरकंडा जाना था श्रेया से मिलने। 2 दिन में राहुल जो है शिमला पहुंचता है। ठीक है, आराम से राइड करते हुए, रुकते रुकते। आगरा शिमला की दूरी कोई 550 किलोमीटर के आसपास होगी आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो 2 दिन में पहले दिन तो ये बहुत तेज़ी से खींच देता है क्योंकि प्लेन वाला रास्ता था। सेकेंड डे थोड़ा धीरे धीरे करके ये पहुँचता है शिमला। रात हो जाती है इसको, तो ये उस रात शिमला में ही रुक जाता है। अगले दिन भी ये शिमला को रुक के एक्सप्लोर करता है, आसपास की पूरी जगह देखता है। 2 दिन हो गए हैं, तीसरे दिन एक्सप्लोर करता है। चौथे दिन ये डिसाइड करता है कि चलो मैं श्रेया से मिलने नरकंडा चलता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। राहुल जो है गूगल मैप लोड करता है बाइक पे, अपना जो है होटल से चेकआउट करता है और चेकआउट करते करते इसको 2 बज चुके थे। तो ये सोचता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 50-60 किलोमीटर ही तो है, 2-2.5 घंटे में आराम से पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पे राहुल बाबा जो है गलती कर देते हैं। राहुल बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था जो परेशानी उसके सामने आने वाली थी। राहुल करीब 3-3:30 बजे जो है अपनी राइड स्टार्ट करता है शिमला से नरकंडा जाने के लिए। धीरे धीरे राइड करके नरकंडा की तरफ बढ़ रहा था। 3 से 4 बजते हैं, 4 से 5 बजते हैं। अक्टूबर का टाइम था, मानसून को ख़त्म हुए करीब 1-1.5 महीना हुआ था और बिल्कुल जो पहाड़ थे ना एकदम हरे भरे थे। अब राहुल के दिमाग में पूरे टाइम यही चल रहा था कि यार 50-60 किलोमीटर ही तो है, मैं आराम से चलूँगा। तो राहुल ने बहुत आराम से एकदम पहाड़ के बीच में राइड करते हुए मस्त मलंग के जैसे आसपास के नज़ारे रुक रुक के फ़ोटो वोटो क्लिक करते हुए ऐसे वो राइड कर रहा था बहुत आराम से। अब नरकंडा की दूरी लगभग 40 से 42 किलोमीटर रह गई थी। तो राहुल एक जगह चाय पीने के लिए रुकता है और वहाँ पर रुक के जब चाय पी रहा था तो जो चाय वाला भैया थे ना, उन्होंने उसकी बाइक देखी। बोला, भैया आप तो बड़ी दूर से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं। राहुल बोलता है, हाँ भैया मैं नरकंडा जा रहा हूँ अभी। और अभी वो ऐसे बात करते करते ना अपना मोबाइल जो है वो गूगल मैप था वो दिखाता है उसको कि भाई चाय वाले को कि मुझे यहाँ जाना है, कि भैया ये वाला रूट है, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इस रूट पे। अब देखो वो जो चाय वाला जो लड़का था ना वो थोड़ा सा यंग था, राहुल भी यंग था। तो राहुल बोलता है कि वहाँ मेरी फ्रेंड रहती है तो मुझे जाके थोड़ा सा मिलना है। तो इनके बीच ना वो थोड़ा सा वो क्या होता है ब्रो कोड वो वाला डेवलप हो जाता है, भाईचारे वाला। चाय वाला भी राहुल की जो है फीलिंग समझता है कि यार ठीक है लड़का बड़ी जल्दी में है, इसको छोटा रूट बताता हूँ क्योंकि नंबर भी यूपी का है, बड़ी दूर से आया है। अब चाय वाला बोलता है कि आप कहाँ इस लंबे रूट के चक्कर में पड़े हो, ये छोटा सा रूट है, मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, आप वो रूट पकड़ो, आप 1-1.5 घंटे पहले ही नरकंडा पहुँच जाओगे। राहुल बड़ा खुश होता है कि यार चलो मज़ा आ गया, श्रेया के साथ मैं और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊँगा। ये भाई क्या करता है, उस चाय वाले के बताए रूट पे मेन जो रोड था, मेन जो हाईवे बना हुआ था वो छोड़ के एक कच्चे रास्ते पर ले लेता है अपनी बाइक। अब यहीं से पूरा गेम बदल जाता है राहुल के लिए। अब धीरे धीरे राहुल उस चाय वाले के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। करीब 1-1.5 किलोमीटर राइड करने के बाद वो देखता है कि पक्की सड़क जो है ना थोड़ी सी वो ख़त्म हो गई है, अब बिल्कुल ही कच्चा रोड है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, उस पर उसको राइड करके नरकंडा पहुंचना था। इस टाइम करीब 6:30 बज चुके थे और चाय वाले ने बताया था कि आप कैसे भी 7 बजे तक, 7-7:15 बजे तक नरकंडा पहुँच जाओगे बड़े आराम से। अब ये भाई धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। पहाड़ में तो इसको ज़्यादा चलाने की आदत थी भी नहीं और जो रोड था वो इतना ज़्यादा ख़राब था कि राहुल को अब धीरे धीरे प्रॉब्लम्स होने लगी। वो फिर अफसोस करता है कि यार क्यों मैंने वो रोड जो मेन रोड था उसको छोड़ के ये वाला रूट पकड़ लिया। पर अब राहुल को अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस चीज़ के लिए अफसोस कर रहा है वो तो बहुत छोटी चीज़ है जो अभी सामने आने वाला है उसके। अब राहुल की स्पीड ना एकदम कम हो गई थी, ये 10-15 की स्पीड पे धीरे धीरे करके अपना बचाता हुआ बाइक को आगे बढ़ा रहा था। रात के 7:30 बज जाते हैं। राहुल को अभी भी अंदाज़ा नहीं था कि कितना टाइम लगेगा क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। 7:30 जब बजते हैं ना ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका होता है। तभी ये देखता है कि 100 मीटर की दूरी पे जहाँ पे राइड कर रहा था 100 मीटर की दूरी पे एक औरत खड़ी है, येलो साड़ी पहनी हुई औरत। वो दूर से ही इसको हाथ देके इशारा कर रही थी कि रुको 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 रुको। राहुल सोचता है कि ठीक है पास के किसी गांव की कोई औरत होगी, मैं जाके इससे पूछता हूँ क्योंकि ऐसे तो मुझे बहुत लेट हो जाएगा और रास्ता मुझे पता भी नहीं है, मैं इनसे रास्ता भी पूछ लूँगा। अब राहुल पहुँचता है उस औरत के पास। औरत बोलती है भैया मेरे को ना यहीं पास के गाँव में जाना है तो मेरे को थोड़ा सा लिफ्ट दे दीजिए। औरत देखती है कि इसका सामान लोडेड है बाइक पे, सब कुछ है, पर फिर भी वो उसको रुक के लिफ्ट मांगती है। राहुल क्या करता है, जो पीछे उसने बाइक पे पीछे जो टेंट बांधा हुआ था ना, जो सामान बांधा हुआ था, वो निकाल के अपने साइड पे करके बांध लेता है पैर के पास और उस औरत को पीछे बैठा लेता है। अब पूरे रास्ते वो औरत कुछ नहीं बोलती। अब जब राहुल ने उसको पीछे बैठा के 1-2 मिनट तक राइड किया ना, फिर ये सोचता है कि यार अपना अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है और रोड भी बहुत ख़राब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं इस लेडी से पूछता हूँ कि इधर ही कहीं कोई आसपास कुछ ठहरने को मिलेगा क्या। तो ये ना उससे पूछता है कि आंटी कि यहाँ पे कोई रूम वगैरह मिलेगा क्या। एक्चुअली मेरे को ना नरकंडा जाना है पर अभी तो रात हो गई है और रोड भी बहुत ख़राब है,
तो मुझे ना मतलब मन नहीं कर रहा है राइड करने का, और रात में बहुत दिक्कत भी हो रही है, कीड़े वीड़े उड़ रहे हैं और मतलब ठंड भी हो रही है, तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा है। पर उस औरत ने एक शब्द भी जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। राहुल ने फिर बोला, आंटी आंटी सुन रही हो आप? पर फिर भी वो औरत एकदम चुप थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। करीब आधे घंटे 40 मिनट राइड करने के बाद राहुल को पीछे से वो टैप करती है, बोलती है रोक दो बेटा। ये बोल के वो औरत जो है उतरती है, राहुल को देख के एक स्माइल करती हैं। राहुल बोलता है आंटी, तो तुरंत वो बोलती है यहाँ नीचे मेरा गाँव है, मैं उधर जा रही हूँ। और जहाँ से ये औरत उतरती है ना, वहाँ से जस्ट नीचे की तरफ आप पहाड़ों पे जाएंगे ना, तो देखेंगे कि जो मेन रास्ता होता है उससे नीचे उतर के गांव होते हैं। तो औरत बोलती है नीचे मेरा गांव है, वो मेरा गांव है, मैं जा रही हूँ। वो नीचे उतरती हैं गांव की तरफ, वो उतर के उस रास्ते पे फटाक से भाग जाती हैं, मतलब बहुत तेज़ी से निकल के चली जाती हैं। राहुल को समझ में नहीं आया कि क्या सीन है ये, मतलब उसको लगा कि क्या पता कोई प्रॉब्लम में होगी औरत। तो राहुल ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो ज़्यादा सोचता नहीं है कि ठीक है। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब इसने डिसाइड कर लिया था कि आज नरकंडा नहीं जाना, आज इधर ही कहीं पर रूम लेके ही मैं रुक जाता हूँ, कैसे भी कल सुबह मैं नरकंडा जाऊँगा। अब इस घनघोर अंधेरे में 45 किलोमीटर राइड करने के बाद राहुल को एक घर दिखता है, मतलब बड़ा सा पहाड़ी मकान जो होते हैं ना पहाड़ में, हिमाचल उत्तराखंड के आप मकान देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ट्रेडिशनल उनके वुडन हाउस होते हैं ना, लकड़ी के हाउस होते हैं। तो बड़ा सा एक मकान था, उसके अंदर एक लाइट जल रही थी। राहुल दूर से ही देखता है, मतलब 1 किलोमीटर दूर होगा वो घर अभी जहाँ पे राइड कर रहा था राहुल सोचता है कि उस घर में जाके उनसे, मतलब जो भी ओनर है उनसे बात करके मैं इधर ही साइड में कैंप लगा लूँगा, और वो जो टेंट लेके चल रहा था वो सोचता है कि वहीं पे मैं कैंपिंग वगैरह कर लूँगा और सुबह निकल जाऊँगा। ठीक है, आज रात ऐसे ही कैंप के अंदर बिता लूँगा और कल सुबह मैं नरकंडा निकल जाऊँगा। तो राहुल ये भी सोचता है कि यार अभी मैं नहीं पार कर पाऊँगा जंगल, तो मैं इधर ही रुकता हूँ। राहुल जाता है उस घर में, नॉक करता है, कोई आवाज़ नहीं आती उधर। नॉक करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। करीब 2-3 मिनट के बाद एक अंकल निकलते हैं, लंबे से अंकल, एकदम अब नॉर्मल हाइट थी उनकी, 60 से 70 की एज होगी। वो निकलते हैं बाहर। राहुल अपनी प्रॉब्लम बताता है कि अंकल कि मेरे को ना नरकंडा जाना था, रात हो गई है, सामने जंगल है, पहली बार राइड कर रहा हूँ पहाड़ में, मैं नहीं जा सकता, तो मेरे को ना कैंपिंग करने के लिए आप परमिशन दे दीजिए, बस मैं यहाँ पे अपना कैंप लगा लूँगा। अंकल बोलते हैं उसकी ज़रूरत ही क्या है, आ जाओ, इतना बड़ा तो घर है, मैं अकेले ही रहता हूँ इसमें, अंदर ही रहो तुम, आज रात को रुक जाओ। ठीक है, वैसे भी रात को बहुत ठंड हो जाएगी, तुम पता नहीं टेंट में सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं। तो ये जो राहुल को जो है ना अंदर आने का इन्विटेशन देते हैं। राहुल भी खुश हो जाता है कि वाह यार क्या बात है, क्या बात है। अब राहुल उस घर के अंदर जाने से पहले श्रेया को कॉल करता है, कॉल करके श्रेया को बताता है कि देखो यार ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है, आज मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं कल आऊँगा। तो श्रेया बोलती है कि ठीक है, जहाँ तुम रुकते हो ना, क्योंकि राहुल को तो आइडिया नहीं था बिल्कुल कि कौन सी जगह है, क्या है, अंधेरे में कहीं कुछ भी पता नहीं लग रहा था, गांव का नाम, जगह कुछ भी नहीं। तो श्रेया उसको बोलती है कि ठीक है, अपनी जो लोकेशन है ना वो तुम मुझे व्हाट्सएप कर दो। लोकेशन भेजकर राहुल अंदर चला जाता है अंकल जी के घर में। अंकल बोलते हैं कि ठीक है बेटा, तुम फ्रेश वगैरह हो जाओ, शाम को जो है मेड ने खाना बनाया था तो वहीं खाना रखा हुआ है, मैं गर्म करता हूँ, हम दोनों खाते हैं। राहुल सोचता है यार कितने जनरस लोग हैं। अक्सर पहाड़ में ऐसा होता है कि पहाड़ में जाओगे ना तो वहाँ आपको मेहमान नवाजी मिलेगी, वो बहुत सेल्फलेस लव होता है लोगों का। ठीक है, वो आपको बिल्कुल दिल खोल के ऑफ़र करेंगे कि आ जाओ, खा लो, रह लो। अब राहुल कपड़े वपड़े चेंज करके जाके उनके डाइनिंग हॉल में बैठता है। अब जो डाइनिंग टेबल था ना उस पर राहुल बैठता है, उनके सामने अंकल बैठते हैं। ठीक है, ये दोनों खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद राहुल उठता है। ठीक है, इतना समझ गए आप। जब राहुल उठता है तो उसकी नज़र अपने पीछे पड़ती है, लेकिन कैसे, इनके सामने वॉश बेसिन था। जब ये खाना खाकर वॉश बेसिन पर जाकर हाथ धोता है ना तो उसकी नज़र पीछे पड़ती है और देखता है कि एक फ़ोटो है, फ़ोटो पे हार चढ़ी हुई है, और वो फ़ोटो पता है किसकी है, अभी जिस आंटी को उसने लिफ्ट दिया था। अब राहुल की जो है ना जो फटती है ना भाई साहब, सबसे पहले इसके हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि इसके हाथ में अपनी प्लेट थी जिसमें खाना खाया था, हाथ कांपे जा रहा था। ये उस फोटो की तरफ देख रहा था एकदम ठंड के टाइम में, उस टाइम रात के बिल्कुल ठंड हो गई थी, बिल्कुल भयंकर ठंड, अक्टूबर का मंथ था, और इसको भाई को पसीना आ रहा था, पसीने इसके निकल रहे थे। ये अंकल की तरफ देखता है तो अंकल जो है अपना भी डिनर कंप्लीट कर रहे हैं, ये राहुल की तरफ देख रहे हैं और अपना डिनर खा रहे हैं और राहुल की तरफ देख रहे हैं। मतलब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि राहुल डरा हुआ है, अंकल अपना डिनर खा रहे हैं, राहुल को देख रहे हैं, डिनर खा रहे हैं, राहुल को देख रहे हैं, और राहुल की फटी पड़ी है, उसे पसीना आ रहा है। राहुल को हल्का सा हिंट भी मिला कि भाई अभी इसके साथ क्या हुआ है। अब जिस औरत को उसने लिफ्ट दिया है ना वो कौन थी, उसको हल्का हिंट मिल गई थी। अब राहुल जो है जैसे तैसे अपनी प्लेट उठा के ले जाके किचन के सिंक में रखता है और भाग के अपने कमरे के अंदर आता है, कमरा बंद करता है अंदर से, और जो कमरा था ना उसके साइड से ही एक बालकनी थी, बालकनी में जाके सिगरेट जला लेता है। सिगरेट पीने के बाद राहुल कमरे के अंदर आता है, रजाई अपने ऊपर डालता है और बिल्कुल उसमें डुबक के सोने की कोशिश करता है। कहाँ नींद आएगी भाई, जो उसने देख लिया था, कैसे नींद आ सकती थी उसको। अब इसके डोर पर नॉक होता है 10 मिनट के बाद, ये पूछता है कौन। अब इसको ये भी ध्यान नहीं रहा कि यहाँ तो कौन ही है,
सिर्फ अंकल ही तो हैं। तो अंकल बाहर से आवाज़ देते, बेटा मैं हूँ, दूध लेकर आया हूँ, गर्म दूध है हल्दी वाला, पी लो। ये बोलता है नहीं अंकल नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं पीना दूध। अंकल बोलते हैं थकान उतर जाएगी बेटा, दूध पी लो। अब उनका टोन ना थोड़ा सा भारी हो गया था अंकल का। अब इसके हाथ पैर काँप रहे थे राहुल के। भाई ये जाके गेट खोलता है, अंकल जो है हाथ में ट्रे और ट्रे में एक गिलास दूध था, कांच के गिलास में, उसको पकड़ के खड़े हैं। राहुल को देखकर बोलते हैं पी लो बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। राहुल ने अपना नाम भी नहीं बताया था अंकल को, फिर भी ये पूछते हैं कि बेटा इतने परेशान क्यों लग रहे हो। राहुल बोलता है नहीं कुछ नहीं अंकल, बस नींद आ रही है। तो अंकल जो अपने हाथ से उसका जो चिन्ह था, चिन्ह को उठाते हैं ऊपर और बोलते हैं कहीं आंटी मिली थी क्या तुम्हें पीछे। जब वो बात सुनता है ना अंकल के मुंह से, भाई साहब इसकी हालत ख़राब हो जाती है। ये अंकल को धक्का देता है और दौड़ के जिस बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था ना, वहाँ से वो नीचे कूद जाता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, एकदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए भागने लगता है उस जंगल की तरफ जहाँ उसको नहीं जाना था। इसकी एकदम हालत ख़राब, इसको कुछ होश नहीं कि यार मेरा बाइक उधर खड़ी है क्या है, कुछ नहीं, एकदम ज़ोर ज़ोर से भागता है जंगल की तरफ। और ये ना बिल्कुल सेंसलेस हो चुका था, अभी इसके सोचने समझने की शक्ति जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। ये दूर देखता है कि एक चाय की टपरी होती है ना, ऐसे पहाड़ों में आप जाओगे तो लकड़ी की टपरी बनी होती हैं जहाँ पर आपको चाय मैगी ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक बंद चाय की टपरी थी, उसके पीछे जाकर राहुल एक लकड़ी की बोरी रखी हुई थी, उस बोरी के पीछे जाकर छुप जाता है। राहुल छुप जाता है। अब छुप के ये सुबक सुबक के हल्का हल्का रोने लगता है। ये और थोड़ी देर बाद देखता है कि वो जो अंकल थे ना भाई, वो इसकी तरफ आ रहे हैं। अंकल की हाइट बढ़ गई थी, 7 से 8 फुट के अंकल हो गए थे। और ये इसकी तरफ ना ऐसे चल के नहीं आ रहे थे, मतलब ज़मीन पे हैं लेकिन ज़मीन पे स्लाइड होते हुए आ रहे थे, इनके पैर हवा में थे। अब भाई इतना अंधेरा, ठंडी हवा चल रही है, जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं। राहुल एकदम फ्रीज हो चुका था, एकदम ऐसे इसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब अंकल धीरे धीरे बहुत स्लो स्पीड में इसकी तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद इसके शोल्डर पर एक टैप होता है, टैप होते ही राहुल बेहोश। जब इसकी आंख खुली तो ये देखता है कि ये किसी के घर के अंदर था और 2 लोग इसके पास, मतलब इसके आसपास खड़े थे। उस टाइम भी रात ही थी, रात के करीब 2-2:30 बज रहे होंगे उस टाइम। राहुल पूछता है मैं कहाँ आ गया। अंकल आप लोग कौन हैं। मैं तो अभी उधर छुप के बैठा हुआ था जंगल के सामने जो टपरी है ना, तो भैया ने बताया कि ये टपरी हमारी ही थी, हम इधर पेशाब करने गए थे, हम अपनी लकड़ी वकड़ी जो है लेकर घर वापस जा रहे थे, तो हमने देखा कि तुम लकड़ी के पीछे ऐसे दुबक के बैठे हो। तो बेसिकली क्या होता है, पहाड़ों में लोग जो है ना लकड़ियों पे खाना वाना बनाते हैं और जंगल से लकड़ी काट के अपने घर ले जाते हैं। तो भाई वही लकड़ी की बोरी रखे हुए थे जिसको लेके वापस अपने घर जा रहा था। राहुल ने उनको कुछ बताया नहीं था कि इनके साथ क्या हुआ। उन्होंने राहुल से पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों बैठे हो। राहुल बोलता है कि कुछ नहीं बस ऐसे ही। ये बोलता है कि मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, मैं सुबह बताऊँगा। ये जो 2 लोग थे ये बोलते हैं कि ठीक है, तुम बहुत वैसे ही तुमको कोल्ड भी हो गया, बाहर तुम पड़े हुए थे और तुम्हारा गला वाला भी बहुत ख़राब है, तो मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनवा देता हूँ। राहुल कुछ नहीं बोलता, सिर्फ इशारा करता है कि ठीक है। अब वो आदमी जो था उनमें से एक आदमी किचन में जाता है और उनकी माताजी काम कर रही थी वहाँ पर। तो बोलते हैं मम्मी जी ये काढ़ा लेके आइए। तो वो ना राहुल के पास आती है काढ़ा लेके, और राहुल दुबक के बैठा हुआ था, ठंड लग रही थी उसको। तो वो औरत आती है चल के, जो माताजी थी इनकी, और काढ़ा राहुल के सामने करती हैं। राहुल हाथ बढ़ाता है काढ़ा पकड़ने के लिए और थैंक यू बोलने के लिए। जैसे ही वो ऊपर देखता है, भाई इतनी ज़ोर से चिल्लाता है ना राहुल देखता है कि ये वही औरत है जिसने लिफ्ट मांगी थी इससे और जिसकी फ़ोटो पे माला चढ़ी हुई थी। राहुल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और वो औरत ऐसे एकदम बहुत ही वियर्ड सी स्माइल देती है उसको देख के। और ये जो दोनों लोग थे ये एक कॉर्नर में खड़े होकर राहुल की तरफ ऐसे घूर के देख रहे थे। राहुल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और ग्लास फेंकता है और फिर से वो बेहोश हो जाता है। अब जब राहुल फिर बेहोशी से जागता है ना, तो देखता है कि ये एक बोलेरो पिकअप गाड़ी में बैठा हुआ है। आगे की सीट पे बैठा हुआ है, एक साइड पे ड्राइवर है, दूसरे साइड पर एक आदमी है। ये बीच में बैठा हुआ था और इसके सर पर थोड़ी सी चोट थी। और राहुल बोलता है कि यहाँ कैसे आ गया मैं मतलब अभी काढ़ा पीने के लिए आंटी लेके आई थी काढ़ा, इस तरीके से कुछ बुदबुदाने लगता है। तो ड्राइवर बोलता है क्या बोल रहे हो भाई, आप रोड के किनारे पड़े हुए थे। राहुल बोलता है रोड के किनारे। फिर उस जगह को डिस्क्राइब करते हैं जहाँ राहुल पड़ा हुआ था। राहुल फिर बोलता है यहीं तो मैं उन आंटी को लिफ्ट दिया था ना। फिर ड्राइवर बताता है कि सुबह 4:30 बजे जब हम अपना ये बोलेरो पिकअप लेके उस जगह को क्रॉस कर रहे थे ना, तो हमने देखा कि आप लेटे हुए सड़क पर और आपके साइड में एक औरत और 3 आदमी थे और वो कुछ बहुत ही वियर्ड सा कर रहे थे, कुछ काला जादू टाइप। और फिर जब उन्होंने बोलेरो की लाइट देखी ना, तब वो थोड़ा सतर्क हो गए। फिर हम और पास गए तो हमें देख के वो भागने लगे जंगल की तरफ। तो वो जंगल की तरफ सारे भाग गए। आप बिल्कुल बेहोश लेटे हुए थे, तो हमने आपको और आपकी बाइक को पिकअप में डाला और फिर हम हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। आप कहाँ जा रहे थे भाई साहब।
राहुल ये सब सुन के एकदम शौक हो गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। ये बोलता है कि मैं नरकंडा जा रहा था अपने दोस्त से मिलने। ये पूरी अपनी कहानी बताता है। ये लोग क्या करते हैं, इसको ले जाके वहीं के जो पास में कोई हॉस्पिटल था उधर ले जाके उसको एडमिट कर देते हैं, इलाज करवाते हैं इसको और बोलते हैं कि आप अपने दोस्त को फ़ोन कीजिए। ये श्रेया को फ़ोन करता है। श्रेया जो है आती है अपने पेरेंट्स के साथ और देखती है कि राहुल की ऐसी कंडीशन है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, राहुल को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं नरकंडा, उसकी पूरी सेवा करते हैं। जो भी इलाज था, खाना पीना सब कुछ अच्छे से किया राहुल का। राहुल जब रिकवर हो गया ना लगभग 1-2 दिन में, तो श्रेया के पापा बोलते हैं कि मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, तुम इस कंडीशन में कैसे पहुँचे। तो राहुल सब कुछ बताता है जितना उसको याद था। तो इसको श्रेया के पापा बोलते हैं कि तुम्हारे पास उस घर की लोकेशन है जहाँ तुम रुके हुए थे। ये बोलता है कि हाँ मेरे पास है, क्योंकि उसने श्रेया को पहले ही भेजा हुआ था मैसेज। तो ये श्रेया, उसके पेरेंट्स, ये सब लोग उस घर पे पहुंचते हैं जहां राहुल को रात को रुकना था अंकल के घर। जब वो वहाँ पहुँचते हैं ना तो पता है कि क्या देखने को मिला। भाई घर है ही नहीं, वो पूरा खंडर जैसा कुछ है, मतलब कोई पुराना मकान था, वो बिल्कुल टूट के खंडर टाइप बना हुआ था। जब श्रेया के पापा उस जगह पहुँचे तो श्रेया के पापा जो है मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस और थोड़े इज्जतदार व्यक्ति थे उस इलाके के, मतलब जानते थे लोग उनके आसपास के। तो उन्होंने मतलब वहाँ के ही गाँव पास में एक और गाँव था, वहाँ पर गए और वो जो राहुल था उसको भी लेके गए और वहाँ पर जाके गाँव के जो हेड होते हैं, सरपंच होते हैं, उनसे बातचीत की। तो बताते हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई है कल रात। सरपंच बोलते हैं कि भाई इस रास्ते से तो कोई जाता ही नहीं, शाम ढलने के बाद हम गांव वाले भी नहीं जाते उस रास्ते से, ये कैसे चला गया। जो चाय वाले ने शॉर्टकट रास्ता बताया था ना, उस रास्ते की बात करते हुए सरपंच साहब बोलते हैं वो तो एकदम छलावा है, वहाँ पे बहुत ख़तरनाक होता है, वो बिल्कुल प्रेतों का अड्डा है। बहुत साल पहले यहाँ पर एक औरत थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तब से वो क्या करती हैं, जो टूरिस्ट उस रास्ते से गुजरते हैं ना तो उनको गाइड करती हैं कि आप इधर से जाइए, ये रास्ता ज़्यादा अच्छा है। और वो जो रास्ता है ना, जो औरत गाइड करती हैं जिस रास्ते पर जाने के लिए, उस रास्ते पर चल के टूरिस्ट को अचानक दिखता है कि खाई आ गई। बोलते हैं कि 4-5 लोग तो उस खाई के अंदर गिर चुके हैं। तो ये तो बहुत ही किस्मत की बात है कि राहुल बच गया है। ये सब सुनकर राहुल जो है एकदम पसीने से तरबतर। एक जो ट्रिप बहुत शानदार होने वाली थी राहुल के लिए, एकदम उसकी नाइटमेयर में बदल गई। राहुल ने फिर कहीं भी ट्रैवल नहीं किया उसके बाद। राहुल श्रेया के घर पे ही रहता है, 4-5 दिन वहाँ ठीक से रिकवर होता है और बाइक से वापस अपने घर पे भी नहीं आता। ये क्या करता है, बाइक को वहाँ पे लोड करवाता है, ट्रक में बुक करके बाइक वापस आगरा लेके आता है। बहुत खर्चा भी बढ़ गया था राहुल का। तो अगर आप पहाड़ों में रात को ट्रैवल करने का अकेले सोच रहे हो ना, तो एक बार इस सिचुएशन के बारे में भी सोच लेना। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना। स्क्रीन पर जो नंबर और आईडी दिख रही है या फिर कमेंट में भी आपको मिल जाएगी। अगर आपके साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो आप ज़रूर मुझे लिखें, मैं आपकी कहानी इसी चैनल पर सबको सुनाऊंगा। और अगर कहानी पे यहाँ तक पहुँच गए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।